नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में 12,210 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। 9,500 स्कूलों को अभी भी बिजली का इंतजार है। करीब 3,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। बाकी कितने सारे स्कूल किस दयनीय हालत में हैं, इस पर क्या ही बात की जा सकती है। जर्जर भवन, क्लासरूम के नाम पर जुगाड़, कई बार 2 से 3 कमरों में पूरा का पूरा स्कूल। कुल मिलाकर सरकारी स्कूली शिक्षा जैसे भगवान भरोसे ही चल रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे, सरकार के आंकड़े आपके सामने रखेंगे और इस हालत की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ इस चर्चा में मध्य प्रदेश में पूर्व प्रिंसिपल मधु श्रीवास्तव जी का, जो एमपी के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं। इसके साथ साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी राव कुलदीप सिंह जी का भी मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ शासकीय शिक्षक संगठन के उपेंद्र कौशल जी का मैं स्वागत करता हूं और एमपी से ही शिक्षाविद आशु वाधवा जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक जरा रिपोर्ट देख लेते हैं कि आज ये चर्चा है क्यों या क्या खबर है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत पहले खराब थी, अब उस हालत में भी सुधार आ गया है। जी हाँ, ये कहने का हक सिर्फ एक ऐसा राज्य ही रख सकता है जो कमजोरी को भी उपलब्धि में बदलने की राष्ट्रीय कला में पारंगत हो। 2021 में यूनेस्को ने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एक शिक्षक वाले स्कूल हैं, पूरे 21,077। अब हालात सुधर गए हैं। 2024 की केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि अब ये संख्या घटकर 12,210 रह गई है। देखिए, ये सीधा सीधा अभावों का प्रबंधन है। बाकी राज्य जहां स्कूलों में 2-3 शिक्षक लाने की कोशिश करते हैं, मध्य प्रदेश ने तय किया है कि स्कूल ही ऐसे बचाए जाएं जहां एक ही शिक्षक काफी हो। जिस तरह पुराने जमाने में एक ऋषि एक गुरुकुल और 100 शिष्य हुआ करते थे, वैसे ही मध्य प्रदेश के गाँव में एक मास्टर एक कमरा और कई 100 बच्चों की शिक्षा चल रही है। बस फर्क इतना है कि ऋषि मुनि शिक्षा देते थे और आज का मास्टर ड्यूटी, रजिस्टर, मिड डे मील, सर्वे, पोलियो अभियान और अगर बच जाए तो थोड़ा पढ़ा भी लेते हैं। कई जगह तो मास्टर साहब इतने बहुपयोगी हैं कि वो क्लास लेने से पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर मिड डे मील बनवाते हैं, फिर बच्चों को डांटते हैं और फिर अपने सिर पर टपकती छत का प्लास्टर भी झाड़ते हैं। खैर, राज्य में कुछ वीआईपी स्कूल भी हैं जिनका नाम तो अब सीएम राइज नहीं रहा, सांदीपनी स्कूल हो गया। जैसे किसी खटारा स्कूटर को हेलीकॉप्टर नाम दे दिया जाए और उम्मीद की जाए कि वो उड़ने लगेगा। अब देखिए ना, नाम बदलने पर भी 3 साल से बच्चे उस टीन की छत के नीचे पढ़ रहे हैं जो गर्मी में तंदूर बन जाती है और बारिश में टपकती छत के नीचे जलपरी जैसी उपस्थिति देती है। एक ही हॉल में 5 क्लासें चल रही हैं। गणित में जोड़ घटाना हो रहा है, अंग्रेजी में इज एम आर की लड़ाई, संस्कृत वाले अहम पठामी चिल्ला रहे हैं और बाकी बच्चे हम सुन नहीं पाती की मुद्रा में हैं। बाहर बोर्ड पर विधायक जी मुस्कुरा रहे हैं और अंदर स्कूल टीन की झोपड़ी की शक्ल में रो रहा है। जगह इतनी है कि बच्चों को 2 पालियों में बांट दिया गया है। सुबह की चाय से शाम की रोटी तक तालीम जारी है। कुल 980 बच्चों पर एक आध टॉयलेट और उम्मीद का झूला टंगा हुआ है। ये 11वीं की कक्षा है। कुल 60 बच्चे इस कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन जिस क्लासरूम में मैं बैठा हूँ, आप इस कक्षा को देखिए कि कितना बड़ा है। यहाँ पर 60 बच्चे तो बैठना ही मुश्किल है और इसलिए 2 जगहों पर 2 शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं और उन्हें टीचर अलग अलग कक्षाओं में ही पढ़ाते हैं। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं इसी तरीके की हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं और मन लगा कर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? छुटकी हरिद्वार। छुटकी, कहाँ से आती हैं आप पढ़ने? झागरिया। झागरिया से। स्कूल में अभी जो इस बिल्डिंग में आप लोग हैं, क्या यहाँ बारिश वगैरह में दिक्कत वगैरह भी होती है आप लोगों को? यस सर। कितनी दिक्कतें होती हैं? सर, पानी गिरता है तो बैठ नहीं पाते इंग्लिश की क्लास में। हाँ। अच्छा, पानी गिरता है। बारिश में क्या बगल से भी पानी आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, बस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जैसे बाहर तो मौसम ठंडा है, लेकिन अंदर हम आ रहे हैं आपके क्लासरूम में तो बहुत गर्मी लग रही है, जबकि कूलर भी चल रहा है, तो गर्मी में तो और दिक्कत होती होगी। हाँ होती है, पर क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं है ना, इतने ज़्यादा तो इतनी नहीं होती है। इतनी नहीं हाँ।
अलग अलग सेक्शन है ना, हाँ। इसलिए सब्जेक्ट। कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सर 4th क्लास से। 4th क्लास से। 4th से आप 11th में पहुँच गए। यस सर। इसके पहले कहाँ बैठते थे आप लोग और यहाँ कब से हैं? सर यहाँ से मतलब एक ही दूसरा साल चल रहा है। अच्छा। इससे पहले वो स्कूल में पढ़ते थे। 2-3 साल से यहीं पर है। यस सर। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं अच्छी बिल्डिंग ना हो पाने की वजह से? और आप लोगों को भी उम्मीद होगी कि जल्दी नया बिल्डिंग बन जाए तो वहाँ बैठे? यस सर, उम्मीद तो है कि हमारा स्कूल नया बन जाए और हम जल्दी से चल जाए ऐसे ही। क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं सर लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर बनना चाहती हैं। यस सर। तो हर बच्चे का अपना सपना है और अपने सपने के साथ वो हर रोज़ पूरी लगन के साथ घर से दूर स्कूल में पढ़ने आते हैं। लेकिन व्यवस्था ऐसी है, सरकारी सिस्टम ऐसा है कि 3 साल से जो नई बिल्डिंग है वो बन नहीं पा रही है। बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, व्यवस्था सही नहीं है। तो बरसात के समय में क्लास के अंदर पानी घुस जाता है, तो वो पानी भरता है। बच्चे भी देखो टाट पट्टियों पे बैठे हैं, उनको बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है। टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है। सीएम राइज होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि यहाँ एडमिशन हो और लगातार हो रहे हैं एडमिशन। ये हमारा स्कूल यहाँ 10 कमरों में किराए के भवन में चल रहा है। हमें 3 साल से एक बिल्डिंग मिलने वाली थी सीएम राइज स्कूल के तहत, लेकिन हम यहाँ पे जैसे भी सुचारू रूप से विषम परिस्थितियों में हम ये स्कूल चला पा रहे हैं। हर मौसम में और बारिश में, खासकर गर्मी में भी यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे प्राचार्य मैडम ने पूरी कोशिश करी है और हर परिस्थिति का सामना करते हुए यहाँ पे क्लासेस लगाई हैं। हम लोगों ने एडमिशन यहाँ चालू कर दिए थे। एडमिशन हमको 500 आ गए हैं, लोगों ने टीसी कटा के भी दे दी और बिल्डिंग हमको मिल नहीं रही है। अब हमारे पास बच्चे हो गए 1200, तो टोटल व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। वॉशरूम और पानी वगैरह इन सब एक है, मगर उतना व्यवस्थित नहीं है जितना होना चाहिए। इतने बच्चों के हिसाब से कम है। इस स्कूल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की पढ़ाई हुई। नाम जहांगीरिया स्कूल, जहां छत का प्लास्टर नीचे गिरकर छात्रों को इतिहास की गंभीरता समझा रहा है। एक फ्लोर तो प्रवेश वर्जित घोषित हो चुका है। दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा है, गमों में भी मुस्कुराओ। लगता है ये वाकई स्कूल की आत्मकथा का शीर्षक हो। ये छत सिर्फ टूटी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन बच्चों के लिए जो हर रोज यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। हर बारिश में यहाँ से पानी रिसता है और हर दिन दरारें बढ़ती जाती हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई नहीं रुकती क्योंकि मजबूरी है। यहाँ ज्ञान से पहले डर का पाठ पढ़ाया जाता है। डर छत गिर जाने का, डर हादसा होने का। सरकारी फाइलों में दावे हैं स्कूलों के मरम्मत के, उनके लिए बजट भी है, लेकिन हकीकत यही है जो आप देख रहे हैं। हमीदिया गर्ल्स स्कूल में प्राचार्य जी कैमरा अंदर नहीं ले जाने देती। शायद वहां कैमरा खुद रो पड़े। जब कैमरा गया नहीं तो जवाब आया, डीईओ को पत्र लिख देंगे। पत्र लिखने का ये सिलसिला अब तक कोई नया स्कूल तो नहीं बना पाया, लेकिन स्कूलों को शायर जरूर बना दिया है। शिक्षा के लिए चूँकि ये डोनेट किया गया है बिल्डिंग, तो हम चाहते हैं शासन से भी कि और इसमें अच्छा ये करिए ताकि ये बहुत अच्छा स्कूल हो सके। हम लोग से जितना प्रयास हो रहा है हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप बिल्डिंग भी देख लीजिए और संचालित है, बच्चे भी एडमिशन चल रहे हैं हमारे यहाँ। सतना के सरकारी स्कूल में 146 बच्चों पर केवल 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरों ने इस्तीफा दे दिया और खुद को ताले में बंद कर लिया है। परीक्षा के दौरान एक छात्रा पर प्लास्टर गिरा। शायद दीवारें चाहती हैं बच्चे गिरकर पास हों। मेरी पंचायत के यहाँ स्कूल का निरीक्षण करके जो बिल्डिंग गिराने योग्य है उनको गिरा दिया जाए और बच्चों को समुचित व्यवस्था के लिए उसके लिए फंड जारी किया जाए, जिसमें अतिरिक्त भवन बन सके तो बच्चे सुचारू रूप से वहाँ अध्ययन करके पढ़ाई कर सकें। शिवपुरी के नेगमा गांव के सरकारी स्कूल की इमारत इतनी जर्जर है कि वहां छात्रों की जगह मवेशी चारा खाओ और पढ़ो योजना चला रहे हैं। बच्चे मंदिर में पढ़ते हैं, जहां भगवान दर्शन देते हैं और टीचर बच्चों को दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश की कई सरकारी स्कूलों की जमीनी हालत आपने देख ली। अब केंद्र सरकार के आंकड़ों की सच्चाई भी जान लीजिए। राज्य में 12,210 स्कूल एकलव्य नहीं है, बल्कि एक शिक्षक पर निर्भर है। 9,500 स्कूल बिजली का इंतजार कर रहे हैं। 1,745 स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय नहीं है और 775 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप नहीं है। 4,815 स्मार्ट क्लासेस स्वीकृत हैं, पर केवल 986 में स्मार्ट जैसा कुछ है। बजट मिला है 6,400 करोड़ रुपए। 3,342 स्कूलों में क्लासरूम अधूरे हैं, सालों से काम अटका है। 1,022 स्कूल जर्जर है या बिल्डिंग ही नहीं है। हम स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए और स्कूलों के नए निर्माण के लिए, अतिरिक्त कक्षों के लिए
पूरा हमने तैयारी की हुई है और वित्त से स्वीकृति मिलने के बाद हम नए कक्ष भी देने वाले हैं और मेंटेनेंस के लिए बड़ी संख्या में हमने राशि नीचे दी है। और मुझे लगता है कि समय के साथ, चूंकि संख्या हमारी मतलब लाखों की संख्या में हमारे बच्चे हैं और हजारों की संख्या में हमारे स्कूल्स हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि आंशिक के कमियों की गुंजाइश रहती है। हाँ। फिर भी हमारा प्रयास, हमारे विभाग का प्रयास है कि बच्चों के हित में बेहतर से बेहतर हम संसाधन। तो जनाब, मध्य प्रदेश में स्कूल है, बस छत, दीवार, मास्टर जी और बच्चों की सुविधा कभी कभारी आती है। बजट आया है इतना बड़ा है कि आधा तो पुरानी अधूरी चीजों की 13वीं में खर्च हो जाए। एक शिक्षक 5 क्लास 10 विषय और 20 समस्याएं, शिक्षा नहीं हो रही, मल्टीटास्किंग हो रही है। टीचर हैं वही एक जो सबका मास्टर ऑफ ऑल हैं। हिंदी भी वही, साइंस भी वही, संस्कृत में गच्छामी भी वही और छुट्टी का घंटा भी वही। मध्य प्रदेश के स्कूलों की हालत अब इतिहास नहीं, पुनरावृत्ति बन गई है। बच्चे पढ़ रहे हैं मंदिर में, मैदान में और टपकती छत के नीचे। शायद इसलिए उन्हें फील्ड स्टडी कहा जाता है। सरकार कहती है हम सुधार कर रहे हैं, स्कूल कहते हैं हम गिर रहे हैं और दीवारें कहती हैं हम फिर से बनेंगे अगले सर्वे में। अब तो हाल ये है कि मास्टर जी चौक से कम सरकार को पत्र लिखने में ज्यादा घिस गए हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल है अगर बिजली आ जाए तो। अब सवाल ये नहीं स्कूल कब बनेंगे, सवाल ये है जब बनेंगे तब बच्चे कक्षा 1 से निकलकर जीवन की कक्षा में न पहुंच जाएं। सरकार कहती है हम प्रयासरत हैं और बच्चे कहते हैं हम प्रताड़ित हैं। कभी कहीं दीवारें गिरी हुई मिलती हैं तो कहीं छत से पानी टपकता है और कुछ जगहों पर तो स्कूल नाम का ढांचा ही गायब है। ये हालात नई नहीं है, लेकिन अफसोस है कि हालात अब तक बदले ही नहीं हैं। नाम बदलना आसान है, बोर्ड लगाना भी आसान है, लेकिन असल चुनौती है क्लासरूम तक उन बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना जिससे छात्र आसानी से, सम्मानपूर्वक और सुरक्षित तरीके से पढ़ सकें। सवाल ये है कि क्या स्कूलों में विकास और स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने का दावा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा या ज़मीन पर भी दिखाई देगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। एक विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है भोपाल से लेकर सतना तक, यानी दूर पूर्व से लेकर मध्य तक की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। और हमारे साथ एक पैनल खास जुड़ रहा है, पूर्व प्रिंसिपल मधु श्रीवास्तव जी, पूर्व शिक्षा अधिकारी राव कुलदीप सिंह जी, शासकीय शिक्षक संगठन की तरफ से उपेंद्र कौशल जी और शिक्षाविद आशु वाधवा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा। उपेंद्र जी, हमने देखा भोपाल के जागीरिया स्कूल में एक स्लोगन लिखा था, गमों में भी मुस्कुराओ। ये शायद बच्चों के लिए ही था और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ये सही है, ये ऑप्शन तो नहीं है, पर लेकिन क्या है, सरकारी सुविधाएं मिल तो रही हैं, लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो जाते हैं, विलम्ब हो जाते हैं कि वो ना शिक्षक चाहते हो भी वो स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता। बजट दिया जाता है, बजट सैंक्शन होता है, नवीन बजट में अप्रैल मई तक जो मिल जाना चाहिए था बजट, वो जाके सत्र की समाप्ति पर स्कूलों में पहुंच पाता है। ऐसे में शिक्षक मजबूर हो जाता है कि वो बिना बजट के भौतिक संसाधन स्कूलों में कैसे जुटा पाए। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है खास तौर से अभी जो वर्तमान में सीएम राज स्कूल है, उत्कृष्ट हुए, एक्सीलेंस हुए या मॉडल स्कूल है, इन पर ही ज्यादा ध्यान दे रही है। बाकी अदर जो स्कूल है हमारे अभी एक सीएम राइज स्कूल दिखाया था हमने सर, 4 कमरे हैं, बच्चों का एडमिशन हो गया सैकड़ों की तादाद में सीएम राइज के नाम पे। हमने देखा सीएम राइज की स्थिति। नहीं, सीएम राइज अभी है वर्तमान, लेकिन पैसा सैंक्शन हुआ, वहां बिल्डिंग बनेगी। लेकिन सरकार की मंशा जो है, हमारे स्तर तक हम ये जानते हैं कि अंचल तक, निचले अंचल तक जो स्कूल हैं, खासतौर से प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, जहां पर बिजली की समस्याएं हैं या अन्य जो भौतिक संसाधन वहां उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सरकार का ध्यान उनकी तरफ भी जाना चाहिए। इनको सीएम राइज, उत्कृष्ट और इनको छोड़कर ये शहरी क्षेत्रों में तो ठीक है, लेकिन बात है, सारे बच्चे अपने एमपी के ही हैं, अपने ही हैं, तो इसमें कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए। मैं लौट रहा हूं इसको आपके पास। राव कुलदीप जी हमारे साथ हैं, शिक्षा अधिकारी रहे हैं। राव कुलदीप जी, बड़ी गजब उपलब्धि है, अब मध्य प्रदेश में केवल 12,000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अब ऐसी स्थिति है तो आपका ये तंज जो है मेरी समझ में आ रहा है, वाकई शर्मनाक स्थिति है ये। पहले तो मैं आपके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें जो वॉइस ओवर था और जिन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी, शानदार है। अगर किसी के भीतर कुछ
दिल बचा होगा किसी भी जिम्मेदार आदमी के, तो उसको झकझोर नहीं, तो देने के जहां तक लिए आप ये क्रेडिट काफी पहुंचाना है। चाह रहे हैं मैं पहुंचा देता हूं। हमारे अनुराग द्वारी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे, और उन्हीं की ये लेखनी है और उन्हीं की आवाज है। कमाल है, दिल छू लिया और बहुत बेबाकी से उन्होंने सारी चीजों को बयां किया है। और ये स्थिति शर्मनाक है, ये बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए बिल्कुल भी। और इसके पीछे बरसों हो गए इसी तरह की स्थितियां, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अब कहीं बहुत तगड़ी सर्जरी की जरूरत है विभाग में। ये हो कैसे रहा है? सब व्यवस्थाएं 3-3 साल तक लटकती रहती है, काम नहीं हो रहा। मालूम है यहाँ समय लगता है, बिल्डिंग बनने में होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही अंधेरगर्दी हो रही है अभी स्कूल शिक्षा विभाग में। तो मुझे लगता है कि किसी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक बार इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सही बात है। देखिए, रेगुलर जो स्थितियां उससे तो ये नहीं हो पाएगा। हमारे साथ आशु वाधवा जी हैं। आशु जी, ये सही है, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर नौकरी भी नहीं मांगेंगे, बेरोजगारी की दर भी अपने आप नीचे आ जाएगी, क्योंकि बच्चा पढ़ जाएगा तो नौकरी भी मांगेगा, फिर आपकी बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बहुत शर्मनाक तो स्थिति है ही। और आप ये देखिए, सारा दिन संकुल से और सब जगह से हमारे पास, हम आज ऐसी स्थिति में शहरों में बैठे हैं जहाँ ये सब देख रहे हैं कि हम बहुत शिक्षा की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शब्द AI एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। तो इन बच्चों को हम किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं? उस कैटेगरी में जहाँ वो आगे ही ना है। जैसे आपने सही कहा कि हमने एक बना लिया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या शायद हम उनको, बच्चों को आगे बढ़ना ही ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा। ठीक बात। जब इस शिक्षा में हम लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे तो उसके लिए हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को, या आज सुबह जैसे पेपर में भी ये न्यूज थी, आप सबको एटलीस्ट ये बधाई देना चाहूंगी कि आपने इस विषय में सोचा, और आज हम सब 4 लोग बैठ के हम इस पे बात कर सकते हैं। और शायद हमारा शिक्षा विभाग, हमारे माननीय मंत्री ये सब सोचें और जल्दी इस पे असर हो कि हर बच्चा। मेरे मन में एक सवाल था, ये जैसे हम लोग होते हैं ना, आम आदमी, मिडिल क्लास वाले, जो कहते हैं कि अरे यार ये काम कर दो, 4 लोग क्या कहेंगे। पता नहीं, सरकार भी आज सोच ले शायद कि ये 4 लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, कुछ ठीक कर दो लोग कहते हैं 4 स्कूल लोग की कहाँ हैं, स्थिति। 4 लोग हम बैठे हैं। लोग कहते हैं 4 लोग कहाँ हैं, 4 लोग हम बैठे हैं। और वही- आज ही वही 4 नहीं, लोग। मेरा सबसे निवेदन है कि अब हम इस बात को आगे भी लेके जाएं। आज जरूर। इस विषय पे बात करके इसे छोड़े ना, एक मुहिम इकट्ठी करें और हम इन सब के लिए कुछ ना कुछ करें, जिससे हम ये सब अच्छे से कर पाए। और हम कोशिश तो मैम यही है। आशु मैम, मैं जरा मधु मैम के पास जा रहा हूँ। मधु मैम प्रिंसिपल रही हुई हैं, एक स्कूल को उन्होंने पूरा रन किया हुआ है। मधु मैम, मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में उस वक्त क्या समस्याएं आती थी, लेकिन आपका दिल नहीं कचोटता इस तरह की स्थितियां देखकर कि एक तरफ निजी स्कूल हैं जहां AC की सुविधा है, स्मार्ट क्लासेस हैं, और वाकई स्मार्ट क्लासेस हैं जहां पर ऑडियो वीडियो के जरिए से बच्चों को सिखाया जाता है, पहली क्लास से उनको कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस हाथ में पकड़ा दिया जाता है। और एक हमारे ये MP के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, कैसे कंपीट करेंगे? माना कि पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन संसाधन भी तो कोई चीज है, सुविधा भी तो कोई चीज है कि नहीं? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि MP का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये, कि जो हमारे देश का भविष्य जहां से शुरू होता है, हम उस पर ही काम नहीं कर पा रहे। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन आज नहीं, ये तो कई सालों से धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी समस्या। अब वो एक विकराल रूप में हमारे सामने आ गई, जहां भवन नहीं है, बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं है, हम नया कोई सिस्टम नहीं वहां पर चालू कर पा रहे। तो उसके लिए सबसे पहले सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम जो पैसा दे रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो सही जगह पहुंच रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा। आप जब हम जुलाई में बैठे हैं तो हम देख रहे हैं कि स्कूल गिर गया है या छत गिर गई है, तो हमने मई में जब स्कूल बंद होते हैं उस समय क्यों नहीं इस बात को उठाया कि भाई हमारे स्कूल गिर रहा है या छत गिर रही है तो उसको ठीक करवाए या बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाएं। तो बहुत जरूरी तो ये है कि हम समय पर उस कार्य को करें तो सुधार हो सकता है। दूसरा, आधुनिक, जैसा कि आपने कहा कि नहीं, डिजिटल तो फिर मधु मैम, वो तो शिकायतें अपनाना जो चाहिए। 2-2 साल से पेंडिंग चल रही हैं, उसमें तो 3-4 मई निकल गए, लेकिन तब तो नहीं काम हुआ। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि हमेशा से हमेशा कहना चाहिए। बहुत सारे, जब भी सिस्टम से हम बात करते हैं तो हमेशा यही बात उठती है कि सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बच्चों को होना चाहिए। होना चाहिए से क्या मतलब? ये मूलभूत सुविधाएं, ये तो चाहिए ही।
हमें शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, टीचर्स की भर्ती करना चाहिए, और भवन तो एक सबसे बुनियादी जरूरत है, जो कि होना ही चाहिए। बुनियादी जरूरत भवन जरूरी है, जरूर होना ही चाहिए भवन का। और बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं, शौचालय है, खेल के मैदान है। हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें भवन और शिक्षक, दो चीजें। एक शिक्षक अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो मैं तो नहीं मानती कि उस स्कूल में बच्चे पढ़ पा रहे होंगे। एक प्राइमरी स्कूल में 1 से 5 तक की कक्षाएं होती हैं। एक टीचर 1 से 5 तक की स्टूडेंट को साथ में बैठाता है और साथ में पढ़ाई करवा रहा है, तो क्या हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं? न्याय नहीं, चमत्कार है मैम, ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना। राव कुलदीप सर, मान लीजिए कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और सवाल पूछते पूछते अचानक से मधु मैम भी कुछ कहने लगे, आशु मैम भी कुछ कहने लगे, हमारे उपेंद्र सर भी कुछ कहने लगे। आपके कुछ पल्ले पड़ेगा? आपके कुछ समझ आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। 4 लोग एक साथ बोलेंगे। छोटे बच्चे हैं, एक ही कमरे में बैठा दिए 5 क्लास के। अब पहला बच्चा ABCD पढ़ रहा है, 5वां पढ़ रहा है 10 का पढ़ा या जो भी है। अब आप बताइए वो कैसे आप उन पे ध्यान, अच्छा टीचर का भी ध्यान कैसे जाएगा जब बगल की टीचर अलग पढ़ा रही है, आप अलग पढ़ा रहे हैं? और अगर एक ही शिक्षक है तो फिर तो और कहने ही क्या, फिर तो सब शांत बैठिए और छोड़ दीजिए भगवान पे, जो होगा देखा जाएगा। फिर यही है और क्या। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं है। अगर हम एक साथ सवाल मेरा मधु मैम अभी तो कम से कम हम अलग अलग मतलब बोल सकते हैं, वो तो अलग समस्या है। एक साथ बोलेंगे तो वही समस्या आ जाएगी। जी जी बोले सर। आसिफ जी, जो सीएम राइज का नाम अब सांदीपनी स्कूल दे दिया। सांदीपनी पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण के गुरु थे, वो पढ़ने उनके पास आए वहां से, मतलब उज्जैन चल के द्वारिका से। तो उनकी प्रसिद्धि कितनी रही होगी। और अभी उनका नाम इन स्कूलों के साथ जोड़ के अगर ये स्कूलों की ये हालत ऐसी है तो हम गुरु सांदीपनी का अपमान ही कर रहे हैं। ये इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? यदि किसी ऋषि का नाम इन स्कूलों के साथ जोड़ा जा रहा है तो कम से कम उनकी मर्यादा का, उनकी मान सम्मान के लिए भी उसको ठीक कर ले। और ये बहुत बुरी स्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, बजट आता है और भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। मैं कोई एक ऐसे ही जनरल कारपेट मतलब ब्लैंकेट वो नहीं आरोप लगा रहा कुछ भी। हकीकत ये है कि पैसा किस जगह ठीक जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, उस काम में हो रहा है। हाल ही में खबर आई थी सर, एक स्कूल में पुताई के लिए 4 किलो पेंट आया था, उसमें कई मजदूर लगा दिए गए, उसका बिल लगा दिया, जितने का पेंट नहीं लाखों की पुताई हो गई थी। तो आसिफ जी, जैसे कश्मीर के बारे में कहा जाता था कि जितना पैसा दिया कश्मीर को भारत की आजादी के बाद से 370 हटने से पहले तक, उतना अगर एक एक आदमी को बांट देते भाग लगाकर तो वो लोग बड़े अमीर हो जाते। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में पिछले जब बाहर से पैसा आने लगा 1994 के आसपास से, वो पैसे का एक बार हिसाब लगा लिया जाए कि कितना पैसा आ गया, और वो अगर एक एक बच्चे के पालक को दे दिया जाता तो वो अपने कैसी व्यवस्था बढ़िया कर लेता उसकी शिक्षा की। एक गणित तो इस पे किया ही जाना चाहिए। ठीक है उपेंद्र सर, हालांकि देखिए मैं कहूंगा नहीं क्योंकि आप तो भी सर्विस में हैं, आप अभी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर नहीं हो पा रहा तो फिर छोड़ दीजिए, फिर माता पिता देखेंगे अपने हिसाब से, कराएंगे किसी भी निजी स्कूल में। ये इस तरह की व्यवस्था से आप बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, माता पिता को धोखा दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप देश के भविष्य को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि बच्चे का भविष्य नहीं बने, बच्चे को मैं अच्छे से अच्छा ना शिक्षा ग्रहण ना करा। अरे महाराज 365 दिन में से मैं आपसे 100 दिन चुनाव का काम करवाऊंगा, फिर मैं 300 दिन आपसे मिड डे मील बनवाऊंगा। वो उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे बात पे आ रहा हूं कि शिक्षक नहीं चाहता, लेकिन हमारा जो शासन प्रशासन है वो शिक्षक को मजबूर कर रहा है। वो उसको शिक्षक को आप अदर शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए रखेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर पाएंगे कि शिक्षक उसके बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा? शिक्षक को जगह 10 काम दिया, आप जैसे आपने एक शिक्षक की शाला की बात कर रहे हैं, अब आप उसी में देख लीजिए कि वो एक शिक्षक 5 क्लासों को किस प्रकार पढ़ाएगा, और इसके साथ साथ वो साथ में स्कूल की व्यवस्था भी देखना है, उसको प्रभारी का काम भी करना है, और दूसरे अदर डाक ले जाना करना, ये काम भी है। तो ये हमारा किसकी गलती? शिक्षक की गलती नहीं, ये हमारे ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं जो एसी में बैठकर योजनाएं बनाते हैं, नवाचार कर रहे हैं शिक्षकों के ऊपर। आप आज ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था को देख नहीं रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? शिक्षकों पर अत्याचार नहीं, अत्याचार नहीं, शिक्षकों पर एक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वो एक ही बात थी शायद।
मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। आप ये देखिए कि जब उनको सब पता है, ऐसा नहीं है। जब आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिक्षक की शाला है, शहरों में शिक्षकों की भरमार है, अतिशेष का आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफर करके और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को वापस शहरी क्षेत्रों में ले आते हैं, तो ये किसकी गलती है? ये हमारे ऊपर बैठे लोग गलती है, राजनीतिक पहुंच की गलती है। राजनीतिक पहुंच के सारे लोग बाग ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली हो जा रहे हैं, शहर में भरमार हुई जा रही है। एक पद के विरुद्ध दो टीचर बैठे हैं और अन्य जगह ग्रामीण क्षेत्रों में टीचरों की कमी है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर के व्यवस्था पे हम दोष देते हैं कि वो सही तरह से उसका पालन नहीं कर पा रहे नियमों का। से नीति अच्छी बनती है, सब कुछ है, लेकिन उनका पालन करने वाले जो अधिकारी हैं वो उसका सही तरह से पालन नहीं कर पा रहे और उसका दोष पूरा शिक्षकों पे मैं समझ सकता हूं आपको उपेंद्र जी। देखिए, आप बंधे हो सकते हैं, आपके शब्द बंधे हो सकते हैं, लेकिन मैं बंधा नहीं हूं सर, और इसीलिए खुलकर हम तो बोल रहे हैं। और देखिए, मैं आपका ना बचाव कर रहा हूं ना मैं आपको इसमें दोष दे रहा हूं उपेंद्र सर। आशु जी मेरे साथ हैं। आशु मैम, सांदीपनी ना होते, आश्रम ना होता तो फिर कृष्ण भी ना होते, द्रोणाचार्य नहीं होते, आश्रम नहीं होता तो फिर अर्जुन भी ना होते। तो भूल जाइए कि आप कृष्ण पैदा करेंगे, आप अर्जुन पैदा करेंगे। आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो नहीं पैदा हो सकते कृष्ण, नहीं पैदा हो सकते अर्जुन। ऐसा नहीं है। हम आज यहाँ बैठे हैं एक बहुत बड़ा विचार लेके, पर मेरा ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ हम ब्लेम करें, क्या हम सब मिलकर कोई ऐसा विचार करें जिससे हम अपने बच्चों को कुछ दे सके। वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं, सब में प्रतिभा भरी हुई है। हम MEP 2020 की बात कर रहे हैं, हम हर बच्चे को कौशलपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। कहीं ना कहीं कोई NGOs अपने आप में हमें कुछ करे, तो हर बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाने ही होंगे, कभी ना कभी और कहीं ना कहीं। हर वक्त हम ठीक है, हमने कह दिया कि एक स्कूल में एक शिक्षक है और उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार अपने काम करती रहेगी। हम यहाँ बैठ के सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेले, हम लोग आपस में भी कुछ ऐसा करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपकी भी एक मुहिम आपने छेड़ी, उस मुहिम को यहाँ ना खत्म करके हम आगे बढ़ाएं। हम सब मिलके कुछ ऐसे कार्य करें कि हम आसपास का, जैसे आजकल एक हब्स का बहुत बड़ा चलन है कि कुछ शहरी स्कूल के शिक्षक या स्कूल आसपास के ग्रामीण स्कूलों को गोद ले सकते हैं, वहां आप अपना कुछ कार्य करें। तो क्या कृष्ण और सुदामा पैदा नहीं किए जा सकते? हम क्या शुभांशु शुक्ला जो आज इतना बड़ा हमारे लिए गर्व है, उनको पैदा नहीं कर सकते? उनको बना नहीं सकते? हम उनको सिर्फ तब बना सकेंगे जब हम एक जिम्मेदार शिक्षा, आज मुझे 35 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा तर्क ये था कि शुभांशु शुक्ला आसमान की तरफ देखते होंगे, तारे देखते होंगे, मन में इच्छा होगी एस्ट्रोनॉट बनेंगे। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अगर ऊपर देखेंगे तो उनकी आंख में प्लास्टर गिर जाएगा। ये बड़ी समस्या है। तो थोड़ा सा तो सुविधा हमको देनी पड़ेगी, मजबूती करनी पड़ेगी, उनका भविष्य सिक्योर करेंगे तभी वो हमारा भविष्य सिक्योर करेंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, मधु मैम, कुलदीप सर, उपेंद्र सर और आशु मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। लेकिन वाकई चिंताजनक स्थिति है, स्थिति गंभीर है और ऐसे में देखिए, बदलाव जो है वो कोई थोड़ा मोड़ा नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर आपको बदलाव लाना ही होगा, तभी जाकर ये व्यवस्था जो बुनियादी और निहायत जरूरी व्यवस्था है, जो सुविधा है, वो कहीं कुछ रंग ला पाएगी, तो देश का भविष्य मुस्तकबिल मजबूत होगा।